अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश की जो न्यू बुक है 9th क्लास की, उसका 8th चैप्टर और ये चैप्टर जो है वो इस बुक का लास्ट चैप्टर है, तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है गाज़ीज़ डायरी। गाज़ी लव राइटिंग अबाउट हिज फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस. He often wrote things in his diary whenever he got into the writing mood. The following are 2 pages from his diary. अब गाज़ी को अपनी फीलिंग्स, अपने एहसासात और एक्सपीरियंस के बारे में लिखना बहुत पसंद है और जब भी ये लिखने के मूड में होता है तो अपनी डायरी में ये बहुत सारी चीज़ें लिखता है और नीचे 2 पेजेस दिए हुए हैं इसकी डायरी के। अब जब भी हम डायरी लिखते हैं तो हम वो दिन भी लिखते हैं, साथ ही डेट भी और टाइम भी लिखते हैं, ठीक है। तो डायरी लिखना एक तरह की एक मेमोरी भी होती है कि जब हम अपनी डायरी को 1 साल बाद या कुछ महीनों बाद भी अगर हम डायरी को खोल के देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में तमाम मेमोरीज़ जो है वो हमें याद नहीं रहती। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन जब हम डायरी में उन चीज़ों को महफूज कर लेते हैं तो इसके बाद कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद जब हम डायरी के अपने पिछले सफ़ों को पढ़ते हैं तो हमें वो तमाम चीज़ें याद आ जाती हैं जो कि हम भूल भी चुके होते हैं। तो डायरी लिखनी चाहिए और ख़ासकर इंग्लिश के स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश में आके आप अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में डायरी लिखा करें। जो भी आपके दिन में आपने दिन भर जो भी किया, जो कुछ हुआ आपके साथ, वो आप रात में बैठ के या टाइम टू टाइम आप अपनी डायरी में उसको लिखें। इस तरह से आपकी इंग्लिश राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और आपकी यादें भी महफूज हो जाएंगी। तो चलें देखते हैं कि इसकी डायरी के 2 पेजेस क्या हैं। तो यहाँ पर पेज 1 है और इसकी हेडिंग इसने डाली है विलेज लाइफ। टुडे आई एम वंस अगेन रिमाइंडेड ऑफ माई सिंपल विलेज एंड इट्स लविंग एंड केयरिंग पीपल। अब आज क्या हुआ, इसे याद आ गया अपना सादा सा गाँव और उसके प्यारे और केयर करने वाले लोग। आई एम लिविंग इन कराची नाउ इन अ ब्यूटिफुल हाउस दैट हैज़ मैनी मॉडर्न फैसिलिटीज़. It is located in a locality that has clean streets and big houses that have beautiful gardens with a variety of plants and trees. अब ये कह रहा है कि मैं अब कराची में रहता हूँ, बहुत प्यारा घर है और साथ ही शहर में जो होती हैं फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। तो वो यही बता रहा है कि मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ लोकेलिटी है, यानी कि यहाँ की जो सड़कें और गलियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी हैं, बड़े बड़े घर हैं, बहुत ही खूबसूरत गार्डन्स हैं और गार्डन में वैरायटी ऑफ प्लांट्स यानी कि बहुत से किस्म के प्लांट्स हैं और ट्रीज़ हैं। बट आई एम वेरी डेस्परेटली मिसिंग माई विलेज. बट मैं अपने गाँव को शिद्दत के साथ याद कर रहा हूँ. द सिंपल मड हाउस डेट वी लिव्ड इन, द सिंपल टॉयज डेट गेव अस सो मच प्लेजर एंड द सिंपल केयर फ्री पीपल अमंगस्ट हुम वी लिव. अब इसे अपने गाँव की बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद आ रही है. इसे याद आ रहा है सादा सा मट्टी के जो घर होते हैं वो इसे याद आ रहे हैं. इसे वो खिलौने याद आ रहे हैं जो इसे बहुत ज़्यादा प्लेजर देते हैं, जिनके साथ खेलने में इसे मज़ा आता था, और साथ ही सादे से और बेपरवाह से वो लोग जिनके साथ ये रहता था. आई विश आई कुड गेट इन टू अ टाइम मशीन एंड गो बैक 60 years बैक टू माई लाइफ इन द विलेज. इसका दिल क्या चाह रहा है, इसकी ख्वाहिश है कि काश कि मैं टाइम मशीन के ज़रिए 60 साल पहले की अपने विलेज की जो लाइफ है वहाँ पर पहुँच जाता. The house that we lived in had 3 rooms and a kitchen, all spread out in a yard that had no boundary wall. अब इसका जो घर था जहाँ पर ये रहता था वहाँ पर 3 रूम्स थे, एक किचन था और बाकी जो था वो पूरा यार्ड था, यानी कि सहन था जिसमें कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी. जस्ट सम बुशेस सेपरेटिंग आवर प्रॉपर्टी फ्रॉम डेट आर नेबर्स. यहाँ पे कुछ झाड़ियाँ थी जो इनकी प्रॉपर्टी को इनके यानी कि या इनके घर को कह लें, इनकी प्रॉपर्टी या इनके घर को इनके नेबर्स से, इनके जो पड़ोस था उससे सेपरेट कर रही थी. My grandparents and 2 of my unmarried aunts live in one room. We, my parents and siblings lives in another room. अब इसके जो दादी दादा थे, ग्रैंड-पेरेंट्स, इसकी जो 2 अनमैरिड आंट, फुप्पो हो गई या आंटीज़ जो भी, वो एक रूम में रहते थे और ये अपने पेरेंट्स के साथ अपने पेरेंट्स और भाई बहन के साथ अलग रूम में रहता था. While my uncle and his family lived in the 3rd room. और जबकि इसके अंकल, ताया भी हो सकते हैं, चाचू भी हो सकते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ 3rd रूम यानी कि तीसरे रूम में रहते थे. वी हैड अ कॉमन किचन वेयर द वुमेन ऑफ द फैमिली कुक्ड फॉर ऑल ऑफ अस. अब इनका किचन जो था वो एक ही था, हालांकि फैमिली 3 रहती थी, किचन एक ही था जहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो हमारे लिए खाना बनाती थी. द हाउस इन विच आई नाउ लिव इज़ मेड ऑफ सीमेंट एंड पेंटेड इन ब्यूटिफुल कलर्स विथ tiled
floors. However, the house in our village were all made of wood, straw and mud. अब ये बता रहा है कि जिस हाउस में, जिस घर में मैं अभी रहता हूँ, वो सीमेंट से बना हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा इस पे कलर हुआ हुआ है, फ्लोर पे टाइल लगे हुए हैं, जबकि और साथ ही ये बता रहा है कि बल्कि जो हमारे गांव का घर था वो जो था लकड़ी, घास फूस और मिट्टी से बना होता था. वी हैड नो फर्नीचर एज सच. वी सेट ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट ऑन द फ्लोर बाय स्प्रेडिंग सम क्विल्ट्स दैट वर केप्ट ऑन अ वुडन स्टैंड ड्यूरिंग द डे. अब ये साथ में ये भी बता रहा है कि हमारे गांव में हमारे पास कोई फर्नीचर नहीं होता था, हम ज़मीन पर बैठते थे, ज़मीन पे ही सोते थे. हाँ, बल्कि ज़मीन पर जो है वो क्विल्ट्स कह लें, यानी कि जो भी हमारा बिस्तर होता है, कंबल हो गए या दरी हो गई, इस तरह की जो चीज़ें वो बिछाकर वो सोया करते थे. और दिन में वो जो बिस्तर होता था वो एक वुडन का जो स्टैंड था, लकड़ी के स्टैंड के ऊपर रहा करता था. दिस वॉज प्रोबेबली वाई वेरी फ्यू पीपल हैड नी प्रॉब्लम्स. और शायद इसी वजह से लोगों को नी प्रॉब्लम यानी कि घुटनों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती थी. पीपल ऑफ ऑल एजेस कंफर्टेबली सेट ऑन द फ्लोर विच एक्सरसाइज देयर नीज. अब हर एज के जो लोग थे वो आसानी से ही ज़मीन पर बैठ जाते थे और जिस वजह से उनकी जो नीज थी, उनकी जो घुटनों की एक्सरसाइज होती थी. अब बता रहा है आर विलेज डिड नॉट हैव रोड्स और स्ट्रीट्स. There were just narrow and mud lanes which became very slippery during the rainy season. अभी बता रहे हैं कि हमारे गांव में रोड्स जो होते हैं, जिस तरह के शहर में जो रोड्स एंड गलियां होती हैं वो उस तरह की नहीं होती थी. तंग सी जो है वो मड की लेन्स यानी कि मिट्टी की से ही बनी हुई जो वो गली नुमा रास्ते होते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो जाते थे, यानी फिसलन वाले हो जाते थे रेनी सीज़न में, बारिश के मौसम में. Commuting from one place to another was not an issue. People did not need cars, buses or even motorbikes to go from one place to another in the village. They just walked. अब यहाँ पर क्या गांव में क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई मसला भी नहीं होता था. लोगों को ना कार की ज़रूरत थी, ना बस की, ना ही इवन मोटर बाइक्स की ज़रूरत होती थी. वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिंपल वॉक किया करते थे. ऑल दिस एक्सरसाइज केप्ट देम हेल्दी एंड द एब्सेंस ऑफ मोटर व्हीकल केप्ट द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री. और ये जो एक्सरसाइज थी, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चलते थे बजाय इसके कि आप किसी भी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, तो इस एक्सरसाइज की वजह से वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते थे. और एब्सेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स यानी कि इन ट्रांसपोर्टेशन, इन कार्स, बसेज और मोटर बाइक्स ना होने की वजह से जो हमारा माहौल है वो भी पोल्यूशन से फ्री रहता था. अनलाइक द सिटी, द विलेज डिड नॉट हैव बिग शॉप्स एंड सुपर मार्केट्स. There were just a few small shops selling goods that people needed for everyday living. सिटी की तरह यानी कि शहर की तरह विलेज में बड़ी बड़ी दुकानें और सुपरमार्केट्स नहीं होती थी. रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर जो शॉप्स थी छोटी वो फराहम करती थी. One did not always need money or credit cards to buy things from these shops. अब किसी को हमेशा पैसों, क्रेडिट कार्ड्स की भी ज़रूरत नहीं होती थी किसी भी दुकान से चीज़ों को ख़रीदने की. One could buy things from these shops even if one did not have any money because the village shopkeepers knew everyone by name and were usually willing to give goods on credit. अगर किसी के पास पैसे नहीं भी हैं तो भी वो उस दुकान से चीज़ ख़रीद लेता था, क्योंकि जो गांव के जो दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर्स होते थे, वो हर किसी को जानते थे बाय दियर नेम, उनका नाम भी अच्छे से जानते थे और वो लोगों को चीज़ें उधार पर दे भी देते थे, अपनी खुशी से विलिंगली दे देते थे. द विलेज औताक, द प्लेस वेयर मैन मेट इन द इवनिंग वॉज देयर मैन स्पेंड देयर फ्री टाइम्स, शेयर न्यूज़ एंड गॉसिप, laughed at shared jokes, talk about the weather, their crops and village issues and enjoy folk songs sung to the tune of the घाघर and तंबूरा. अब गांव के जो लोग थे औताक, जहाँ पर जो तमाम मर्द जो हैं वो शाम में अपने फ्री टाइम में बैठा करते थे, गॉसिप किया करते थे, न्यूज़ को शेयर किया करते थे, जोक्स पे हंसा करते थे, मौसम के बारे में डिस्कस किया करते थे, अपने जो खेत खलियान फसलों से रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो डिस्कस करते थे और साथ ही सॉन्ग यानी कि सॉन्ग भी गाया करते थे, जिसकी जो टून है वो घाघर एंड तंबूरा यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट होते थे, उस पे वो सॉन्ग्स गाया करते थे. द वुमन हैड द विलेज बेल विच वॉज द सेंटर ऑफ ऑल देयर एक्टिविटीज़. द विलेज मैन एंड वुमेन शेयर देयर न्यूज़ एंड इशूज़ विद पीपल एंड एंजॉय ईच अदर्स कंपनी. अब गाँव की जो औरतें थी उनके लिए जो सेंटर था उनकी एक्टिविटी का वो होता था कुआं. अब गाँव के जो मर्द और औरतें होते थे वो क्या कर वो जो न्यूज़ और जो भी उनके इश्यूज़ होते थे वो आपस में एक दूसरे से शेयर करके उसे
उनकी कंपनी को एंजॉय किया करते थे। दे डिड नॉट गेट देयर न्यूज़ फ्रॉम द टेलीविजन, लर्न अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग विद पीपल फ्रॉम द फेसबुक, गेट देयर एंटरटेनमेंट फ्रॉम द यूट्यूब एंड टॉक टू पीपल सिटिंग एट द नेक्स्ट टेबल थ्रू SMS और ईमेल। और साथ ही अब वो न्यूज़ और जो भी इश्यूज़ होते थे वो आपस में ही एक दूसरे से शेयर किया करते थे। अब न्यूज़ जो थी वो किसी टेलीविज़न से नहीं लेते थे, और ना ही इनको फेसबुक के ज़रिए पता चलता था कि इस शख्स के साथ ये हो गया, और ना ही इंटरटेनमेंट के लिए वो यूट्यूब यूज़ करते थे, और ना ही किसी साथ में बैठे हुए इंसान के साथ वो चैटिंग यानी कि SMS और ईमेल पे बात करते थे। ऑल दियर एक्टिविटीज सेंटर्ड ऑन पीपल इन द फ्लैश एंड ब्लड, नॉट पीपल वायर डिवाइसेस। अब इनकी सारी जो एक्टिविटीज़ थी वो लोगों पे मरकूज थी। फ्लैश एंड ब्लड, यहाँ पर फ्लैश एंड ब्लड का वैसे मतलब होता है गोश्त और खून, बट इसका मतलब है कि यानी वो पीपल से डायरेक्टली जो थी उनकी एक्टिविटीज़ उन पे मरकूज होती थी, ना कि डिवाइसेस पर जिस तरह से आजकल है। अलास आवर लग्जरियस लाइफ स्टाइल हैज़ कॉम्प्रोमाइज आवर हेल्थ। अफसोस कि हमारी इस लग्जरियस लाइफ ने हमारी जो हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। द अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस हैज़ डिस्टेंस अस फ्रॉम पीपल। इन डिवाइसेस ने लोगों में फासले पैदा कर दिए हैं। द एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हैज़ रिप्लेस द ह्यूमन टच। अब टेक्नोलॉजी की जो एक्सेस है उसने ह्यूमन को भी रिप्लेस कर दिया है। आई विश फॉर अ टाइम मशीन टू टेक मी बैक टू माई सिंपल लाइफ, सिंपल पीपल, सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल वांट्स एंड नीड्स। काश की टाइम मशीन होती और मैं पीछे चला जाता अपनी सादी ज़िंदगी में, सादे लोगों के साथ, सादे इंटरेस्ट, सादी ख्वाहिशात और सादी ज़रूरियात के साथ। अब है पेज 2 जो कि इसने लिखा है 4 अगस्त को। हेडिंग डाली है इसने, वी नीड टू स्टोर रेन वाटर। Monsoons once again, floods everywhere. The much needed rain is here. While water is an important need of life, too much of it can cause flooding and devastation. In Pakistan, floods create havoc when rivers overflow their banks during the monsoon season. अब ये बता रहा है मानसून अगेन आ गया है, हर तरफ फ्लड्स यानी कि सैलाब है। बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वाइल वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ लाइफ, क्योंकि जो पानी है वो ज़िंदगी की सबसे अहम ज़रूरत है। बट टू मच रेन जो होती है, बहुत ज़्यादा बारिश जो होती है, वो सैलाब का सबब बन जाती है और साथ ही बर्बादी का। अब पाकिस्तान में क्या होता है, फ्लड्स क्रिएट हैवक। अब पाकिस्तान में ये जो सैलाबी सूरत हाल होती है, जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इस तरह से हैवक यानी कि तबाही हो जाती है। अब दरिया जो है ओवरफ्लो हो जाते हैं इस मानसून के सीज़न में। रिवर हैव ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। दरिया जो है, रिवर्स जो है वो ह्यूमन बींग्स की लाइफ में, इंसानों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। दे हैव सर्व एज ट्रेड रूट्स फ्रॉम द अर्लीस्ट ऑफ टाइम्स बिफोर द बिल्डिंग ऑफ रोड्स एंड रेलवेज। Most trade was carried on by boats and ships along rivers. In addition to this, rivers have been important for growing food. This was the reason that most towns in ancient times were built near rivers. अब जैसा कि रिवर्स इंसानों की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, इसी तरह से जो रिवर्स थे, जो दरिया थे, वो पुराने अर्लीस्ट टाइम में, पहले के ज़माने में दरिया को एज अ ट्रेड रूट यानी कि तिजारत के रास्तों के लिए यूज़ करते थे, ट्रेड रूट्स के लिए। क्योंकि पहले ना तो रेलवे थी ना ही रोड्स बने हुए होते थे, तो वो कश्तियों और जहाज़ों पर दरिया के ज़रिए वो ट्रेड किया करते थे। और इसके साथ साथ ही जो दरिया है वो ग्रोइंग फूड के लिए यानी कि फूड की पैदावार के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जो पुराने ज़माने में जो टाउन्स, जो गांव वगैरह होते थे, वो दरिया के करीब तर होते थे। However, rivers flood during the rainy season and run dry or have very little water sometimes after the rains. अब बारिश के मौसम में जो इन दरियाओं और नदियों का जो सैलाब होता है, वो बारिश की कुछ देर बाद जो है वो खुश्क भी हो जाता है और पानी की कमी हो जाती है। One way that people have found to capture and retain the rain water for later use in the building structure to hold the water and prevent it from flooding. अब इसका एक रास्ता लोगों ने ये निकाला कि वो इस वाटर को जो बारिश के ज़रिए इतना जमा हो जाता है, वो इसको रिटेन कर लें, कहीं महफूज कर लें, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना इन्हें फ्लड से भी बचाएगा और बाद में वो इसे यूज़ कर सकते हैं। दिस वे द रिटेन वाटर कैन बी यूज throughout the year for growing food. One way in which water is stored and through barrages built on rivers. अब इस तरह से क्या होगा, जो ये वाटर होगा जो इन्होंने महफूज किया हुआ होगा, बारिश का पानी, उससे क्या होगा, वो साल भर अपने फूड की पैदावार कर सकते हैं। अब दरिया और नदियों के पास बैराजेस बना दिए गए जहाँ पर वो इस पानी को स्टोर करते हैं। A barrage is a kind of wall which blocks the flow of water. It has gates which
थ्रू विच द वाटर इज़ अलाउड टू पास इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। अब बैराज क्या होता है? एक काइंड ऑफ वॉल, यानी एक तरह की दीवार होती है जो कि वाटर के फ्लो को ब्लॉक करती है, और उसमें गेट्स भी होते हैं जो कि अलाउ करते हैं एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर। इट्स एम इज़ टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द फ्लड सीजन, स्टोर इट एंड रिलीज इट फॉर इरिगेशन थ्रू द कैनाल्स थ्रू आउट द एयर। अब इसका जो एम, इसका मकसद क्या होता है कि जो बारिश के सीजन्स में जो सैलाबी सूरत हाल हो जाती है, तो उस सैलाब को, उस पानी को, जब रिवर का जो पानी है वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसको रोकना है, उसको स्टोर करना है और बाद में इसे रिलीज़ करना है। यानी कि जो डोर्स बने होते हैं उसके ज़रिए, कैनाल्स के ज़रिए पानी को इरिगेशन के लिए, यानी कि फसलों वगैरह के लिए रिलीज़ किया जाता है साल भर। द गुदू बैराज बिल्ट ऑन द रिवर इंडस इज़ वन ऑफ द मैनी बैराज बिल्ट इन पाकिस्तान। अब गुड्डू बैराज जो है वो इंडस रिवर यानी कि दरियाए सिंध पर बनाया गया है, जो कि पाकिस्तान के बहुत से बैराजों में से एक है। ये बैराज जिस दरिया पर बनाया गया है वो 14 किलोमीटर्स इन विड्थ, यानी कि जो विड्थ है उसकी, उस दरिया की, वो है 14 किलोमीटर्स। It is designed to force the water spread over 14 kilometers to pass through a narrow barrages about 1 kilometer wide. It is designed to force the water, यानी कि इसे डिज़ाइन किया गया है वाटर को फोर्स देने के लिए, जो कि 14 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है, कि नैरो बैराजेस के ज़रिए, यानी कि जो तंग बैराज है उनके ज़रिए पास किया जाता है अबाउट 1 किलोमीटर वाइड, जो कि 1 किलोमीटर चौड़ा है। द बैराज इज़ 1355 किलोमीटर इन लेंथ। अब बैराज की जो लेंथ है वो है 1355, यानी कि उसकी ऊंचाई कह लें। इट इज़ मेड इन सच अ वे डेट अ ब्लड ऑफ अबाउट 1.2 मिलियन क्यूसेक। अब क्यूसेक जो होती है वो है जो फ्लो होता है वाटर का, उसका यूनिट है, ठीक है। क्यूसेक कैन पास थ्रू इट, यानी कि इसको इस तरह से बनाया गया है कि जो फ्लड है, यानी कि जो सैलाब है, उसका 1.2 मिलियन क्यूसेक जो है वो पास हो सकता है। द गुदू बैराज हैज़ अ सिस्टम ऑफ 3 मेन कैनाल्स। अब गुदू बैराज के जो सिस्टम है उसमें 3 मेन कैनाल्स हैं। 2 ऑफ दीज आर ऑन द राइट बैंक एंड 1 ऑन द लेफ्ट। अब जो 2 हैं वो है राइट बैंक की तरफ और एक जो है वो है लेफ्ट की तरफ। द बेगारी सिंह फीडर एंड द डेजर्ट पार्ट फीडर आर ऑन द राइट। अब जो 2 कैनाल जो राइट बैंक की तरफ है वो है एक बेगारी सिंध फीडर और सेकंड है पार्ट फीडर, और जो थर्ड कैनाल है वो है घोटकी फीडर, जो कि लेफ्ट साइड पर है। द 3 कैनाल्स आर अमंग्स द लार्जेस्ट फीडर कैनाल्स इन द वर्ल्ड। अब ये जो 3 कैनाल्स हैं वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कैनाल में शुमार होती हैं। द बैराज इज़ मेंट टू इरिगेट एन एरिया ऑफ 2.7 मिलियन एकर्स। अब ये बैराज जो है वो इरिगेट करता है 2.7 मिलियन एकड़ ज़मीन को, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एरिया लाइज इन द सखर एंड जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध एंड द रेस्ट इन द कलाट डिवीज़न ऑफ द बलूचिस्तान प्रोविंस। अब इसमें से बहुत सारे जो एरिया हैं वो सखर और जैकबाबाद, यानी जो सिंध का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आते हैं, और बाकी जो है वो कलाट डिवीज़न ऑफ द बलूचिस्तान प्रोविंस, यानी कि सूबा जो बलूचिस्तान है उसका जो कलाट डिवीज़न में उसके एरिया में आते हैं। द गुदू बैराज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान। गुदू बैराज जो है पाकिस्तान का बड़े बैराजों में से एक है। इट हैज़ ऑल्सो बीन द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट। मोर देन 5000 इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस एंड लेबरर्स वर्क डे एंड नाइट टू कंप्लीट इट। इट वॉज पुट इन टू ऑपरेशन ऑन 4 फरवरी 1962। अब इसे कंप्लीट करना जो था वो बहुत ही मुश्किल टास्क कह लें। इसमें 5000 इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और जो वर्कर्स थे, यानी कि जो लेबर्स थे, उन्होंने दिन रात मेहनत करके इसे कंप्लीट किया है। और ये ऑपरेशन में कब आया था, यानी कि बनने के बाद इसे यूज़ कब किया गया था? 4 फरवरी 1962 को। द बैराज हैज़ टेम्ड द रिवर एंड पुट एन एंड टू द डैमेज कॉज बाय फ्लड्स इन दिस एरिया। अब बैराज की वजह से बैराज ने इस रिवर को अपने कंट्रोल में कर लिया और जो भी डैमेजेस इस एरिया में फ्लड्स की वजह से होते थे उससे ख़त्म किया। It is about time that the government started constructing more barrages to control flooding during the rainy season and to supply water throughout the year for irrigating more land so that Pakistan becomes self-sufficient in meeting its demand for grains, fruits and vegetables. तो जब ये देखा गवर्नमेंट ने और मज़ीद जो बैराजेस है वो कंस्ट्रक्ट करने शुरू कर दिए ताकि फ्लड को भी कंट्रोल कर लिया जाए और इस रेनी सीज़न में जो इतना सारा पानी जो ज़ाया हो जाता है फ्लड की वजह से
तो उसे स्टोर कर लिया जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, पाकिस्तान जो है वो सेल्फ सफिशेंट हो जाएगा। यानी कि जो पाकिस्तान की जो डिमांड है फूड की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल की, यानी कि बेसिकली फूड की जो डिमांड है उसके लिए पाकिस्तान सेल्फ सफिशेंट हो जाएगा। यानी कि उसे कहीं बाहर से फूड को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी पैदावार खुद ही इतनी बना लेगा कि उसकी वो डिमांड पूरी हो जाए। In fact, proper water management can allow us to grow surplus food items which we can then export and earn foreign exchange। और साथ ही इस तरह की वाटर मैनेजमेंट से क्या हो सकता है, सरप्लस फूड आइटम्स, यानी कि हम फूड की इतनी पैदावार कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान की डिमांड है फूड की उससे ज़्यादा, सरप्लस यानी कि होता है एक्सेस, ज़्यादा, यानी कि हमारे पास फूड की पैदावार इतनी हो जाए कि हम उसे एक्सपोर्ट भी कर सकें। और जब हम बाहर के ममालिक में अपनी जो वेजिटेबल्स, फ्रूट वगैरह भेजेंगे तो उसकी वजह से हम अर्न फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि बाहर का जो पैसा है वो पाकिस्तान में आएगा। तो इस तरह से पाकिस्तान को फ़ायदा भी होगा। तो सिर्फ पानी को इस तरह से कंट्रोल करने से कितने फ़ायदे हो जाएंगे, फ्लड भी नहीं आएगा, लोगों को सैलाबी सूरत हाल भी ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही साथ बैराजेस बनने की वजह से, पानी को सेव करने की वजह से हम अपनी जो पैदावार है फ्रूट्स वेजिटेबल्स की इतनी बढ़ा सकते हैं कि उसे हम एक्सपोर्ट करके उसे मनी भी अर्न कर सकते हैं। तो ये था आज का चैप्टर जिसमें हमने गाजी की डायरी के जो 2 पेज थे वो पढ़े। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। इसी के साथ इंग्लिश की जो बुक के 8 चैप्टर्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आए होंगे और हेल्पफुल भी रहे होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।